गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स बाय रस्किन बॉन्ड का पार्ट टू जो है इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो इंग्लिश चैप्टर है उसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपको हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश जो चैप्टर है, इंग्लिश जो लाइन्स हैं, उसका हिंदी मीनिंग आपको डिटेल में समझा सकें। तो ये हमारा प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था पार्ट 1 उससे आगे को। You are trespassing, said Miss Mackenzie. Yes, miss. And you ought to be in school at this hour. Yes, miss. Then what are you doing here? Picking flowers, miss. And he held up a bunch of ferns and wildflowers. Oh, Miss Mackenzie was disarmed. मिस मैकेंजी ने कहा कि आप बिना परमिशन के, बिना मुझसे इजाज़त लिए आप मेरे कैंपस में या मेरे घर के जो मेरी एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर आप आ गए हैं। तो वो लड़का स्वीकार करता है और वो कहता है, जी मैम, जी मिस, मैं आया हूँ और आपको इस समय स्कूल में होना चाहिए। ऐसा जब मिस मैकेंजी कहती हैं तो फिर वो स्वीकार करता है कि जी मुझे होना चाहिए, यानी कि यस मिस, इस प्रकार से वो कहता है। मीनिंग वो है उसका। देन व्हाट आर यू डूइंग हियर, जब वो कहती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आप एक तो मेरे कैंपस में या मेरे घर के या मेरे बाउंड्री के अंदर आए हैं। आया हूँ, उसने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, तो वो ये भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ होना चाहिए। फिर तब उससे मिस मैकेंजी पूछती हैं कि अब आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तब वो बताता है, वो कहता है कि मैं यहाँ फूल तोड़ रहा हूँ या फूल ले रहा हूँ यहाँ से। ऐसा वो मिस करके संबोधित करते हुए कहता है मिस मैकेंजी को। और इसके साथ ही वो अपने हाथ में, जो उसके हाथ में एक बंच होता है, यानी कि गुच्छा होता है फर्न्स का और वाइल्ड फ्लावर्स का। फर्न्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते लगे रहते हैं। फर्न एक प्रजाति है प्लांट्स की, बायोलॉजी में पढ़ी जाती है। तो फर्न्स जो हैं उसको, मतलब जो पत्ते टाइप के होते हैं, थोड़ा बड़े साइज के होते पौधे ही समझिए आप उनको। एंड वाइल्ड फ्लावर्स यानी कि जंगली फूल, उसके हाथ में उसका एक गुच्छा होता है। तो वो उसको ऊपर करता है, यानी कि मिस मैकेंजी को दिखाता है। तब मिस मैकेंजी कहते हैं कि हो, और एंड शी वॉज डिसआर्म्ड। यहाँ पे लिखा गया है शी वॉज डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि डिसआर्मिंग का मतलब होता है निहत्था होना। यानी कि जो अगर किसी ने शस्त्र उठाए हैं किसी को मारने के लिए, या उन्होंने जो अपने अंदर गुस्सा था उनके अंदर कि यार ये बच्चा मेरे वहां कैसे घुस गया बिना मेरी परमिशन के, जो एक गुस्सा था, वो सब उस बच्चे की इन बातों ने, जब उनके बीच में इस प्रकार से बातें हुई तो वो सब शांत हो गया। मतलब शी वॉज एट पीस एट दिस टाइम, मतलब इस समय वो एकदम शांत हो गई। और जब उसकी बातें सुनी तो उसकी बातों से वो प्रभावित हो गई और वो उस बात को भूल गई। ये है इसका मीनिंग यहाँ पे, कि वो उससे, मतलब कि मिस मैकेंजी ने जो उसके प्रति एक गुस्सा था, जो उसको डांटना चाह रही थी या कुछ कहना चाह रही थी, वो बातें वो भूल गई। It was a long time since she had seen a boy taking an interest in flowers, and what was more, playing truant from school in order to gather them. यहाँ पे लिखा गया है कि ये काफी लंबे समय बाद, यानी कि एक बहुत लंबे समय बाद उन्होंने देखा कि कोई बच्चा है, कोई बॉय है, कोई लड़का है, उसको इंटरेस्ट है किसमें, वो इंटरेस्ट ले रहा है फ्लावर्स में। उसको फूलों के प्रति प्रेम है, फूलों के प्रति उसका एक आकर्षण है, वो फूलों में इंटरेस्ट ले रहा था। एंड इससे भी ज्यादा जो बात करी गई है, वो कहा गया है कि वो ट्रूएंट जो वर्ड है उसका मतलब है
स्कूल से भागना, भगौड़े के लिए वर्ड होता है। जैसे वो बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है तो स्कूल से भाग के अपने लिए फूल इकट्ठे कर रहा है। तब वो लिखा गया है कि इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो स्कूल से किस लिए भागा है। वो स्कूल से ऐसा नहीं कि कोई बंक मार रहा है तो कहीं अपने घर घूम रहा है या कोई गेम खेलने के लिए गया है या कुछ और काम कर रहा है। नो, वो भी स्कूल बंक इसलिए मार रहा है या स्कूल से इसलिए भागा हुआ है या स्कूल का इसलिए भगौड़ा उसको कहा गया है कि वो किस काम के लिए भागा है कि कहीं से वो फूल इकट्ठे करे। वो फूल इकट्ठे करने के लिए भागा हुआ है। यानी कि शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी अ बॉय टेकिंग इंटरेस्ट इन फ्लावर्स। तो मिस मैकेंजी को इस बात की बड़ी खुशी थी कि एक बच्चा उनने इतने लंबे समय बाद, कोई मतलब काफ़ी अरसे के बाद उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला है कि एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जो जिसको फूलों में इंटरेस्ट है। डू यू लाइक फ्लावर्स? शी आस्क्ड। Yes, miss. I am going to be a botanist. You mean a botanist? Yes, miss. Well, that's unusual. Most boys at your age want to be pilots or soldiers or perhaps engineers. But you want to be a botanist? Well, there is still hope for the world. I see. मिस मैकेंजी पूछ रही हैं उस बच्चे से, आपको फूल पसंद हैं? आपको फूल अच्छे लगते हैं? तब वो बच्चा कहता है कि हाँ मिस, मुझे फूल अच्छे लगते हैं। मैं बनना चाहता हूँ बॉटनिस्ट। ये जो वर्ड है, उस बच्चे को शायद ये वर्ड सही से नहीं आता है, ये यहाँ पे दिखाया गया क्योंकि एक इंग्लिश का करेक्ट वर्ड नहीं है। तब मिस मैकेंजी इसको करेक्ट करते हुए कहती हैं कि आपका मतलब है कि आप एक बॉटनिस्ट बनना चाहते हैं। बॉटनिस्ट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो फूलों पे, पौधों पे, वनस्पति पे रिसर्च करने वाला हो या उसका वैज्ञानिक हो। यानी कि वनस्पति शास्त्र का वैज्ञानिक। जो बॉटनी पढ़ते हैं और बॉटनी में पीएचडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको बॉटनिस्ट कहा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे फूल पत्तों, इन पे रिसर्च करने वाले, उन पे शोध करने वाला कोई व्यक्ति या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? ये मिस मैकेंजी ने उसको करेक्ट करते हुए बताया कि ये बॉटेनिस्ट नहीं, इसका सही वर्ड है बॉटेनिस्ट। तब वो बच्चा कहता है, यस मिस, हाँ मिस, आप सही कह रही हैं। वेल, दैट्स अनयूजुअल। इसका मतलब यहाँ पे है, मिस मैकेंजी कह रही हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा तो, ये तो बड़ा असामान्य चीज है। असामान्य इसलिए कह रही हैं वो कि वो कह रही हैं कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला और वो बॉटनिस्ट बनना चाहता है। तब उनका मीनिंग ये है, वो कहना चाहती हैं कि आपकी उम्र के ज्यादातर जो बच्चे हैं, आपकी एज के जो ज्यादा बच्चे हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? वो या तो पायलट बनना चाहते हैं या कोई सोल्जर बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, मतलब हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बनना चाहते हैं, या युद्ध करने वाले या आर्मी के या पुलिस के सैनिक बनना चाहते हैं, या फिर वो शायद इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। पर आप बॉटनिस्ट बनना चाहते हैं? आप वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट, यस। बॉटनिस्ट बनना चाहते हैं, बॉटनी के कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। तब वो ये कहती हैं, तब वो कहती हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है, आई सी जो यहाँ पे लिखा है, मैं देखती हूँ नहीं, मैं समझती हूँ। ये है इसका मीनिंग यहाँ पे कि मुझे लगता है या मैं समझती हूँ कि अभी भी दुनिया में उम्मीद बाकी है। यानी कि लोगों का फूलों के प्रति और ये जो वनस्पति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम है। तो मुझे लगता है कि लोग भविष्य में भी इस पे काम करेंगे। उन्हें लगता था कि शायद लोग अब उतना ध्यान पेड़ पौधों पे या वातावरण पर देते नहीं हैं। And do you know the names of these flowers?
This is a bukilo flower, he said, showing her a small golden flower. That is a Pahari name. It means puja or prayer. The flower is offered during prayers, but I don't know what this is. यहाँ पे कहा गया है कि वो पूछती हैं उस बच्चे से कि क्या तुम इन फूलों के नाम जानते हो। तब वो बच्चा एक फूल को बताता है कि ये जो फूल है इसको बुखीलो कहते हैं। इस फूल का नाम बुखीलो है। वो उसको शो करता है, यानी कि दिखाता है अपने शोइंग हर अ स्मॉल गोल्डन फ्लावर। उनके एक छोटा सा पीले रंग का या सुनहरे रंग का या गोल्ड कलर का फ्लावर दिखाता है, जो गोल्डन येलो होता है उस कलर का एक फूल को दिखाते हुए कहता है कि इस फूल का नाम बुखीलो है। तब वो कहता है, उसके बाद वो बताता है कि यह एक पहाड़ी नाम है। ये इस फूल को यहाँ के पहाड़ी लोग इस नाम से बुलाते हैं। इसका अर्थ होता है पूजा या प्रेयर करना, मतलब प्रार्थना करना। ये प्रार्थना इसका अर्थ है। तो द फ्लावर वो ये बताता है कि इस फूल को भगवान को पूजा के समय चढ़ाया जाता है, यानी कि जब पूजा में लोग सम्मिलित होते हैं तो इस फूल को वो ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं, प्रेयर में यूज करते हैं। पूजा में, पूजा पाठ में ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। मतलब अभी आप उसने एक फूल दिखाया, उसका नाम उसने बताया, लेकिन जो दूसरा फूल है उसको दिखाते हुए उसने कहा कि मैं इस फूल के बारे में नहीं जानता हूँ कि ये फूल क्या है। He held out a pale pink flower with a soft heart-shaped leaf. It is a wild begonia, said Miss Mackenzie, and that purple stuff is salvia. But it isn't wild. It is a plant that escaped from my garden. Don't you have any books on flowers? No, miss. उसने एक पेल, यानी कि पेल जो होता है येलो के लिए वर्ड यूज होता है, पिंक, पीले रंग और पिंक कलर का जो है उस कलर का उसने एक फ्लावर जो कि विद अ सॉफ्ट हार्ट शेप्ड लीफ, हार्ट जैसे हृदय होता है, दिल होता है, उस शेप का उसका पत्ता होता है, उस नरम से फूल को उसने, जो पीला और पिंक कलर का था, उसको उसने निकाला, उस फूल को उसने दिखाया, प्रस्तुत किया, यानी कि मिस मैकेंजी के आगे बढ़ाया, जिसका वो नाम उसने बताया था कि वो इसका नाम नहीं जानता है, इस फूल का नाम। तब मिस मैकेंजी ने उसको बताया कि ये वाइल्ड बिगोनिया, यानी कि ये जो फूल है ये जंगली फूल है और ये बिगोनिया का फूल है, तो इसको जंगली बिगोनिया कहा जाता है। इस प्रकार से मिस मैकेंजी ने उस बच्चे को बताया उसका नाम, उससे उसका इंट्रोडक्शन कराया कि वो जाने कि ये फूल कौन सा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, और जो ये पर्पल रंग का आपके पास है, जो ये पर्पल रंग का फूल आपके पास है, यहाँ पे स्टफ वर्ड यूज किया है, फ्लावर वर्ड यूज नहीं किया है। स्टफ का मतलब मटेरियल, जो ये चीज आपके पास पर्पल कलर की है, इस प्रकार से कहा है, यानी कि फूल को ही संबोधित करते हुए कहा है। जब उन्होंने दूसरे फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जो ये पर्पल कलर का, पर्पल मीन्स बैगनी कलर का जो आपके पास फ्लावर है, इसका नाम साल्विया है। बट लेकिन ये कोई जंगली फूल नहीं है, ये कहा है। और इसके साथ उन्होंने ऐड किया है कि ये जो पौधा है ये मेरे गार्डन से चोरी हुआ है या एस्केप हो गया है, का मतलब है कि ये मेरे गार्डन में था लेकिन अब है नहीं, ये यहाँ से गायब है। उसके बाद मिस मैकेंजी ने उसको डांटा नहीं है, उसके आगे उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा उस बच्चे से कि आपके पास फूलों के ऊपर कोई किताब नहीं है, आपके पास कोई किताब नहीं जिसमें आप पढ़ें, फूलों के नाम पढ़ें, फूलों के बारे में पढ़ें।
तब वो जब उनसे इस प्रकार से उस बच्चे से पूछती हैं मिस मैकेंजी, तब वो बच्चा बताता है कि नहीं मिस, मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है। All right, come in and I'll show you a book. She led the boy into a small front room, which was crowded with furniture and books and vases and jam jars, and offered him a chair. He sat awkwardly on its edge. The black cat immediately leapt onto his knees and settled down on them, purring loudly. मिस मैकेंजी ने उस बच्चे से कहा, अभी हमने पढ़ा था कि उस बच्चे से पूछा कि आपके पास कोई किताब नहीं है फूलों के ऊपर, मीन्स कोई फ्लावर बुक्स नहीं, फ्लावर्स बुक नहीं है आपके पास जो जिसमें फूलों के बारे में जानकारी दी हो, ऐसी कोई पुस्तक आपके पास है कि नहीं है। तब उस बच्चे ने बताया कि उसके पास ऐसी कोई किताब नहीं है। तब मिस मैकेंजी ने कहा ऑल राइट, यानी कि ठीक है, आप अंदर आइए, मैं आपको बुक दिखाती हूँ, शो करती हूँ। वो उस बच्चे को एक फ्रंट रूम में ले जाती हैं, जो छोटा सा कमरा है और जिसमें फर्नीचर भी पड़ा है, बुक्स भी पड़ी हैं, क्राउडेड विद लिखा है तो मतलब इसमें बहुत सारी पड़ी हैं, वासेस भी हैं यानी कि फ्लावर पॉट्स भी हैं और जैम के जार्स भी हैं। वो वहाँ पे उसमें उस रूम में, उस छोटे से स्मॉल फ्रंट रूम में, जो बाहर का कमरा है उनका, उस कमरे में उस बच्चे को एक चेयर ऑफर करती हैं, यानी कि वो कहती हैं कि बेटा आप इस चेयर में बैठिए। वो बच्चा अनकंफर्टेबली, मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कंफर्टेबली नहीं है वो, क्योंकि वो भी अभी भी तो वो वहाँ पे वो हुआ है, उसकी मुलाकात हुई है, उसकी बात हुई है और तुरंत उनमें इतनी घनिष्ठता हो गई है कि मैडम उनको, मिस मैकेंजी उनको अपने घर में भी ले गई हैं और बोल रहे हैं कि मैं बुक दिखाती हूँ तुम्हें। तो वो लड़का भी अभी शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं हुआ मिस मैकेंजी के साथ। तब वो लिखा गया है कि वो ऑकवर्डली वहाँ पे बैठता है, अनकंफर्टेबली वहाँ पे बैठता है, उस चेयर के एज पे बैठता है, यानी कि उस चेयर में आराम से पूरा सही से बैठे, ऐसा नहीं है, उस चेयर के एक कोने पर वो बच्चा बैठता है। और जब वो बैठता है तो जो मिस मैकेंजी के पास ब्लैक कैट है, जो हमने शुरू में पढ़ा है, वो ब्लैक कैट तुरंत आके उसके घुटनों पे चढ़ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है और खुशी से घुरघुराने लगती है तेज तेज आवाज में, यानी कि बिल्ली तेज तेज आवाज करते हुए, तेज तेज आवाज कर रही है, मतलब बिल्ली को काफी खुशी हुई है कि उनके यहाँ कोई मेहमान आ रखा है, तो बिल्ली भी बहुत खुश है। कुछ ऐसा ही है इसका मीनिंग यहाँ पे। What is your name? asked Miss Mackenzie as she rummaged among her books. Anil, miss. And where do you live? When school closes, I go to Delhi. My father has a business. Oh, and what's that? Bulbs, miss. Flower bulbs? No, electric bulbs. यहाँ पे ये पहली बार है कि अब मिस मैकेंजी उस बच्चे से नाम पूछ रही हैं। अभी उस बच्चे ने भी शायद उनका नाम पूछा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कहीं स्टोरी पे आया नहीं है। हमें शायद बाद में पता लगेगा कि वो पूछता है या नहीं पूछता है, या वो फिर धीरे धीरे इस मतलब स्टोरी में डिस्क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन लगता है कि अगर वो या तो पूछेगा या फिर वो जान जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे से मिस मैकेंजी ने पूछा है कि बेटा आपका नाम क्या है, जब वो अपनी किताबों के बीच में खोई हुई है, यानी कि वो किताबों को ढूंढने के लिए कभी इस किताब कभी इधर इधर ढूंढ रही है। बहुत सारी किताबें हैं उस रूम में, अभी हमने पढ़ा था इट इज क्राउडेड विद फर्नीचर एंड बुक्स, वहाँ बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा फर्नीचर है। तो मिस मैकेंजी जो है वो वहाँ पे जो बुक्स हैं उन बुक्स के थ्रू गुजर रही हैं कि कहाँ है वो किताब, कहाँ है किताब, ढूंढते हुए। तब वो उससे पूछती है उस बच्चे से कि बेटा आपका नाम क्या है। तब वो बच्चा बताता है अनिल, उस बच्चे का नाम है अनिल। तो ये मेन कैरेक्टर है अनिल भी, मतलब सेकंड सेकंड मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर तो मिस मैकेंजी ही है इस स्टोरी में। अब तब वो पूछती हैं उससे कि आप कहाँ रहते हैं। अब वो जानना चाह रही हैं कि वो कहाँ पे रहता है, उन्हें लगता है शायद यहीं कहीं रहता होगा। तब वो कहता है वो बच्चा कि जब स्कूल
बंद हो जाते हैं, यानी कि जब वेकेशंस पड़ती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, हॉलीडेज पड़ती हैं, विंटर ब्रेक या समर ब्रेक पड़ता है, तब वो जाता है दिल्ली को, यानी कि वो दिल्ली जाता है उस वक्त। और वो बताता है कि उसके पिताजी जो है वो क्या करते हैं, वो एक बिजनेस करते हैं, एक व्यापार करते हैं। यानी कि उसके पिताजी क्या हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनिल के पिताजी का क्या ऑक्यूपेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा बिजनेस, उसके पिताजी व्यापारी हैं। तब वो कहते हैं अच्छा, किस चीज़ का, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? तब वो बच्चा कहता है कि वो बल्ब्स का बिजनेस करते हैं। तो तब मिस मैकेंजी पूछती हैं क्या वो फ्लावर बल्ब्स का बिजनेस करते हैं? फ्लावर बल्ब्स का मतलब ये है जो फूल है, फूल जब खिलने से पहले जो होता है, बड फॉर्म में होता है, तो उसको फ्लावर बल्ब्स कहते हैं। तो फूलों के बल्ब्स का बिजनेस करते हैं। इस प्रकार से सोचती हैं कि शायद ये बच्चे को फूल इसीलिए पसंद होंगे कि इसके पिताजी भी इसी फील्ड में, जो नर्सरी में लगाए जाते हैं फूल, उनसे संबंधित कोई काम करते होंगे करके। तब वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, वो फ्लावर बल्ब्स नहीं, वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि बिजली के बल्ब का बिजनेस करते हैं, उसके व्यापारी हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यू माइट सेंड मी अ फ्यू व्हेन यू गेट होम। मिस मैकेंजी कहती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब बड़े आश्चर्य से कहते हैं अच्छा, बिजली के बल्ब की बात कर रहे हैं आप। तब वो कहती हैं कि आप जब घर पहुंचेंगे, जब आप घर जाएंगे, यानी कि जब छुट्टियों में आप घर जाएंगे, तो आप मुझे कुछ बल्ब भेजना, आप मुझे शायद भेजेंगे, ऐसा वो कहती हैं। एक मतलब बात उनमें जारी रहे, और उनका एक मतलब कि उनके बीच में कंफर्टेबल जोन आए, इसलिए ये बात जारी है। इस बात का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बात इसलिए जारी है कि अभी वो बुक ढूंढ रही हैं। मिस मैकेंजी अपने घर में, अपने कमरे में वो किताब ढूंढ रही हैं जो उसको दिखाना चाहती हैं उस बच्चे को। Mine are always fusing and they are so expensive, like everything else these days. तब वो कहती हैं उस बात को कंटिन्यू करते हुए कि आप जब घर जाएंगे तो आप मेरे को कुछ भेजेंगे, कुछ बल्ब भेजेंगे। तो तब वो उसके आगे वो रीज़न भी बताती हैं कि जो मेरे यहाँ जो घर पे बल्ब हैं वो फ्यूज़ होते रहते हैं, बल्ब फ्यूज़ होते रहते हैं, जो भी लाइट बढ़ती घटती है या जो भी कारण होगा। और वो कहती हैं कि आज की डेट में तो जो बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वो बहुत महंगे हो गए हैं, जैसे कि और चीज़ें आजकल बहुत महंगी हो गई हैं, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये इस चैप्टर में यहाँ पे बोला जा रहा है। हियर वी आर। अब उन्होंने कहा, अब देखो यहाँ तक तो ऐसे बात हो रही थी नॉर्मल, ऐसे ही बस बात करनी है करके, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ओह, मतलब अब मुझे ये किताब मिल गई है, मतलब ये किताब ये रही करके, इस प्रकार से वो कहती हैं जब वो अपनी किताबों के बीच में से उस किताब को ढूंढ रही थी। शी पुल्ड अ हैवी वॉल्यूम डाउन फ्रॉम द शेल्फ एंड लेड इट ऑन द टेबल। उन्होंने वो भारी किताब जो है, मतलब वो किताब ऐसी हल्की फुल्की नहीं, एक भारी किताब है, उस भारी किताब को उन्होंने उस शेल्फ से निकाल दिया, जो वहाँ पे रैक लगी होगी उसके शेल्फ से निकाला उन्होंने इसको, या फिर जो भी उन्होंने लकड़ियों का शेल्फ बनाया है या जैसा भी है, उस कमरे में जहाँ पे भी है, किसी अलमीरा में है, उसके शेल्फ में है, तो वहाँ से वो बुक उन्होंने निकाली है। और उसको, किताब को कहाँ रखा उन्होंने, एक टेबल के ऊपर रख दिया है। फ्लोरा हिमालयेंसिस, published in 1892 and probably the only copy in India। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये जो किताब है, इस किताब का नाम है फ्लोरा हिमालयेंसिस, ये बुक का टाइटल है, ये बताया गया है यहाँ पे। ये जो किताब है, किताब का नाम ये है, और ये किताब पब्लिश हुई थी 1892 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो बुक कौन सी थी जो उन्होंने उस बच्चे को दिखाई, और वो किताब कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। फ्लोरा हिमालयेंसिस उस किताब का नाम है, और वो पब्लिश हुई है अकॉर्डिंग टू ऑथर 1892 में। एंड प्रोबेबली लिखा है यहाँ पे, और शायद वो अकेली, ओनली कॉपी, यानी कि एकमात्र कॉपी थी इंडिया में, यानी कि वो किताब शायद इंडिया में अब ना मिले,
अगर वो एक किताब होगी तो वो किताब यही थी जो भारत में अवेलेबल है, यानी कि किसी और के पास ये किताब नहीं होगी, ऐसा ऑथर बता रहे हैं, लेखक ऐसा दावा कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल बुक अनिल। मिस मैकेंजी बता रही हैं उसको कि ये जो किताब है, ये किताब बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल किताब है बेटा ये अनिल, ये बहुत ही अनमोल किताब है। अब अनमोल क्यों कहा गया है? अनमोल इसलिए कहा गया है कि उन दोनों को पौधों में, फूलों में इंटरेस्ट है, इसलिए उनके लिए अनमोल है। हम जैसे लोगों के लिए जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर इसमें, ऐसी किताबों में या ऐसे फ्लावर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे लिए कोई अनमोल नहीं है। No other naturalist has recorded so many wild Himalayan flowers. And let me tell you this, there are many flowers and plants which are still unknown to the fancy botanists who spend all their time at microscopes instead of in the mountains. यहाँ पे मिस मैकेंजी बात को कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, और वो कह रही हैं कि किसी भी प्रकृति प्रेमी ने या प्रकृतिवादी ने, जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो प्रकृति के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं, खोज करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, तो उन लोगों में, उनके बारे में बता रही हैं कि किसी भी प्रकृतिवादी ने, किसी और प्रकृतिवादी ने, यानी कि जो इसका राइटर है उसको छोड़ते हुए कह रही हैं कि किसी ने भी इतने सारे जंगली हिमालय के फूलों पर क्या है, को रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि उसके बारे में नहीं लिखा है। अभी इसके आगे इसमें बताया गया है कि मैं आपको बताती हूँ, लेट मी टेल यू दिस, और मैं बेटा आपको ये बताती हूँ कि यहाँ अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे फूल हैं और ऐसे पौधे हैं जो लोगों को नहीं, जो फैंसी बॉटनिस्ट, यानी कि जो ऐसे बॉटनिस्ट, आपने पढ़ा था बॉटनिस्ट मतलब जो वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता या शोधकर्ता हैं, उनके बारे में बात हो रही है, उनके वैज्ञानिकों के बारे में बात हो रही है, जो उसके मतलब वो फैंसी बॉटनिस्ट वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, कि जो सिर्फ काल्पनिक बॉटनिस्ट हैं, वो अपना सारा टाइम जो है वो माइक्रोस्कोप में, वो अपना सारा ध्यान जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप में, वो अपना सारा समय वहीं बिताते हैं, यानी कि वो फूलों की, पौधों की, उसी के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्टडी करते हैं, ये कह रही हैं वो। इंस्टेड ऑफ इन द माउंटेन्स, बजाय पहाड़ों में उन फूलों को, उन फलों को, उन वनस्पतियों को ढूंढने के, वो सिर्फ उनको ढूंढते कहाँ हैं, सिर्फ अपने माइक्रोस्कोप में ढूंढते हैं। बट परहैप्स यू विल डू समथिंग अबाउट दैट, परंतु शायद, मुझे लगता है, मतलब अपने हिसाब से बता रही है मेरे ख्याल से, कि तुम किसी दिन, यू विल डू समथिंग अबाउट दैट वन डे, किसी दिन तुम इस चीज के ऊपर काम करोगे। किसके ऊपर? फूलों के, जो माउंटेन्स में है, वनस्पतियों के ऊपर, जो यहाँ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में जो वनस्पति है, जो फूल है, उन पे आप काम करेंगे। आप वैसे बॉटनिस्ट शायद नहीं बनेंगे जैसे आजकल काल्पनिक बॉटनिस्ट, जो अपने आप को कहते तो बॉटनिस्ट हैं लेकिन वो सच में कुछ काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना पूरा जीवन सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही ढूंढने में, फूल पत्तों को ढूंढने में बिता देते हैं, बजाय पहाड़ों में घूम घूम कर ढूंढने के। जब वो इस प्रकार से बताती हैं तब वो लड़का कहता है कि यस मिस, हाँ मिस, मैं पहाड़ों में जाऊंगा और पहाड़ों में ढूंढूंगा, ये मीनिंग है यहाँ पे। They went through the book together and Miss Mackenzie pointed out many flowers that grew in and around the hill station. They went through the book together का मतलब है कि अब वो बुक जो है उन्होंने खोली और अब दोनों देख रहे हैं उस बुक को, यानी कि दोनों उस पर बड़े ध्यान से, ध्यान मग्न होके, मतलब उस पुस्तक पे देख रहे हैं, फूलों के बारे में बातें कर रहे हैं, ये है इसका मीनिंग। एंड मिस मैकेंजी, और मिस मैकेंजी पॉइंटेड आउट मैनी फ्लावर्स दैट ग्रो इन एंड अराउंड द हिल स्टेशन। मिस मैकेंजी उस पुस्तक में जगह जगह पर पॉइंट आउट करके बताती हैं बहुत सारे फूलों के बारे में, जो कि उस क्षेत्र में, उस हिल स्टेशन के अंदर और चारों तरफ,
यानी कि जो उस हिल स्टेशन में मिलते थे उन फूलों के बारे में बताते हैं कि ये फूल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस जगह पे ये फूल है। और उस हिल स्टेशन के चारों तरफ के एरिया में भी जो जो फूल थे उनके बारे में भी उस किताब में से देख के वो बताते हैं कि बेटा ये फूल वहाँ है, ये है, इस प्रकार से। अब इसके बाद आगे देखिए, while the boy made notes of their names and seasons, और जो बच्चा है, बॉय है, वो लड़का है, वो नोट्स बना रहा है, वो नाम लिख रहा है कि अच्छा ये वाला फूल होता है यहाँ पे, ठीक है, वहां मिलेगा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं वहां देख के आऊंगा, लाइक दिस। और वो ये भी नोट करता है कि किस सीजन में कौन सा फूल होता है, यानी कि मैं उस फूल को मैं अगर देखना चाहता हूँ और मुझे उस फूल को ढूंढना है तो मैं किस सीजन में उसको खोजूंगा करके। She lit a stove and put the kettle on for tea. मिस मैकेंजी ने अपना स्टोव जलाया, गैस स्टोव या जो भी आप समझ ले, दूसरा स्टोव भी हो सकता है, कैरोसिन स्टोव या जो भी है, तो उन्होंने अपना चूल्हा जलाया, कुल मिला के ये समझिए। एंड पुट द कैटल ऑन फॉर टी, और उसके ऊपर एक केतली रख दी, किसकी, चाय की, यानी कि चाय बनाने के लिए उन्होंने केतली रखी, उस पर चढ़ाई। And then the old English lady and the small Indian boy sat side by side over cups of hot sweet tea. उसके बाद मतलब चाय बन गई है और जो बूढ़ी महिला हैं यानी कि मिस मैकेंजी हैं, जिनको ओल्ड इंग्लिश लेडी कहा गया है यहाँ पे, इंग्लिश इसलिए कि वो अंग्रेज महिला हैं, और जो स्मॉल यानी कि छोटा जो इंडियन बॉय है यानी कि जो भारतीय लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, वो दोनों अगल बगल में बैठ गए हैं। कप ऑफ हॉट स्वीट टी, यानी कि उन्होंने चाय का अपना जो भी है कप ले लिया है, यानी कि पी रहे हैं। अब्जॉर्ब इन अ बुक, हॉट स्वीट टी का अर्थ आप समझ गए, गर्म चाय है, मीठी चाय है, ठीक है। तो वो अपना कप लेके वो साइड बाय साइड एक दूसरे के अगल बगल में बैठ गए हैं और किताब खोली है उन्होंने टेबल पे। अब वो किताब में पूरे डूबे हुए हैं, यानी कि वो उसमें एब्जॉर्ब्ड इन अ बुक ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, जो जंगली फूलों के बारे में वो किताब है, उस किताब को बड़े ध्यान से, मतलब पूरा उनका फोकस है उस किताब में, और वो समझ रहे एक दूसरे से बात करते हुए कि अच्छा ये फूल ये वाला है, मैंने तो ये फूल देखा है, और मैंने तो ये फूल देखा नहीं है लेकिन मैंने इसका नाम सुना था। इस प्रकार से उनकी बातें चल रही है। अब इतना होने के बाद, अब वो चाय भी कंप्लीट हो गया आई थिंक, फिर वो कहता है लड़का, मे आई कम अगेन, आस्क्ड अनिल, एंड फाइनली ही रोज टू गो। जब फाइनली ये हो जाता है कि अब बहुत समय हो गया, उन्हें बहुत देर उन्होंने किताब पढ़ ली है, देख ली है, सीख लिया है, कई नोट्स भी बना लिए उस बच्चे ने, और उसके नोट भी कर लिया है कि किस सीजन में कौन सा फूल वो देख पाएगा करके। फिर वो जाने लगता है। जब वो जाने के लिए उठता है तब वो मिस मैकेंजी से पूछता है कि क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ, यानी कि मैं आपसे मिलने दोबारा आ सकता हूँ, आपके घर में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, ये पूछना चाह रहा है वो एक परमिशन ले रहा है उनसे। अब वहाँ पे हमने याद शुरू में क्या था कि ही वॉज ट्रेस पासिंग, वो बिना परमिशन के उनके बाउंड्री में आ गया था, उनके घर की बाउंड्री में, उनके कॉटेज की बाउंड्री में, उनके कैंपस में एंटर कर गया था। लेकिन अब उनमें दोस्ती हो गई है, अब वो एक दूसरे का नाम भी जानते हैं। तब वो पूछता है अनिल मिस मैकेंजी से कि क्या मैं आपके यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। तब मिस मैकेंजी कहती हैं इफ़ यू लाइक, अगर आप आना पसंद करें तो आप आ सकते हैं, यानी कि उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो आप आना, जरूर आना, बट नॉट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, लेकिन वो कहती हैं कि बेटा स्कूल के टाइम में मत आना, जब आपके स्कूल आवर्स होते हैं तब आप को स्कूल में रहना चाहिए। वो इसका इस मीनिंग वो कह रही हैं कि आप स्कूल टाइम में मत आना, स्कूल टाइम में स्कूल में रहिएगा। यू मस्ट नॉट मिस योर क्लासेस, आपको अपनी क्लासें मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा एक संदेश भी है हमारे बच्चों के लिए भी, जो बहुत मिस करते हैं कई बच्चे, वो उसका महत्व नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये यहाँ पे मिस मैकेंजी का मैसेज जो है बहुत बढ़िया मैसेज है, सिर्फ अनिल के लिए नहीं है, हम सब बच्चों के लिए है, हमारे यहाँ के सभी बच्चों के लिए, और वैसे भी इन जनरल भी सभी बच्चों के लिए, कि स्कूल आवर्स में आप इधर उधर मत घूमिए, मत भटकिए, आपको अपनी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। After that, Anil visited Miss Mackenzie about once a week. उसके बाद
मतलब कि अब उनकी जब दोस्ती हो गई है, मुलाकात हो गई है, पहली मुलाकात कैसी थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे अनिल, कैसे कैसे वो उनसे बात हुई, कैसे वो जाने एक दूसरे का नाम, और कैसे उन्होंने बुक दिखाई। ये उनकी पहली मुलाकात की बात थी। अब उसके बाद जो है, जब उनकी दोस्ती हो चुकी है, दे आर नाउ फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद अनिल जो है मिस मैकेंजी के यहाँ आता रहा है। और वो कब आता था? वो हफ्ते में, सप्ताह में एक बार आता था, लगभग एक बार, अबाउट वंस अ वीक। एंड नियरली ऑलवेज ही ब्रॉट अ वाइल्ड फ्लावर फॉर हर टू आइडेंटिफाई। और लगभग हमेशा वो एक जंगली फूल लेके आता था, कि वो सोचता था कि मिस मैकेंजी बताएंगे मुझे कि ये फूल मैंने देखा तो इसका नाम क्या है, करके इसके बारे में और जानकारी देंगी वो। ये कब उगता है, कहाँ उगता है, कौन से जगह पे मिलेगा, पहाड़ में भी है कि ज़्यादा ऊंचाई पे मिलेगा या कम ऊंचाई पे मिलेगा, कहाँ पे इसकी लोकेशन होगी, किस महीने में ये उगता है, किस सीजन में ये दिखाई देता है। इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए वो हर बार एक वाइल्ड फ्लावर भी लेके आता था अपने साथ। She found herself looking forward to the boy's visit, and sometimes when more than a week passed and he didn't come, she was disappointed and lonely and would grumble at the black cat. मतलब वो देखती थी कि उनको लगता था कि अरे यार वो बच्चा आने वाला है करके, तो वो उसका वेट करती थी। उनको अंदर से होता था कि यार अभी इस हफ्ते अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा शायद या कल आएगा, आज उसको स्कूल में ज़्यादा काम होगा, शायद पढ़ाई में ज़्यादा बिजी है, होमवर्क मिला है, जो भी सोचते होंगे। तो मीन्स उनमें एक लगाव हो गया, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि वो बॉन्डेड हो गए हैं। अब उनको वेट रहता है, मिस मैकेंजी वेट करती हैं कि वो बच्चा आएगा उनसे मिलने के लिए। और जब कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि एक हफ्ते से ज़्यादा का समय भी बीत जाता था, मान लीजिए कि वो हर मंडे को आता है या संडे को आता है वो बच्चा, तो किसी किसी संडे अगर वो नहीं आ पाया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और वो नहीं आ पाता या नहीं आ पाया उनके पास मिलने के लिए, तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाती थी, यानी कि वो गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, या उन्हें बड़ा दुख होता था। ये मीनिंग है यहाँ पे, शी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड लोनली। और वो एक अकेलापन महसूस करती थी। वो सोचती थी कि यार वो बच्चा आता है तो मेरा कुछ समय बीतता है, उसके साथ कुछ बातें होती है, बड़ा अच्छा लगता है, मेरा समय बहुत अच्छा बीतता है। मतलब कि वो काफ़ी खुश रहती हैं उसमें। लेकिन अब वो बच्चा नहीं आया और उसका वो वेट भी कर रही हैं, और हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक वो बच्चा नहीं आया, तो वो बड़ी डिसअपॉइंटेड, यानी कि बड़ी निराश हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, अनहैप्पी फील करती थी। एंड वुड ग्रम्बल एट द ब्लैक कैट। और वो कंप्लेन करती थी ब्लैक कैट को कि अरे वो देखो, कह रहा था मैं इस हफ्ते आऊँगा, इस मंडे को आऊँगा, ट्यूसडे को आऊँगा, अभी वेडनेसडे हो गया, अभी तक नहीं आया वो लड़का। इस प्रकार से अब उनके पास कोई दूसरा है नहीं ना पार्टनर। अब उनका जो सेकंड पार्टनर है वो एक ब्लैक कैट ही है उनके पास, जिसके साथ वो कुछ बोल सकती हैं, कुछ कह सकती हैं, चाहे वो कुछ समझे ना समझे या जो भी है। वैसे तो जानवर भी सब कुछ समझते हैं, बात समझते हैं जब लगातार साथ रहते हैं। तो ये जो ब्लैक कैट है वो उसको कंप्लेन करती कि उसने झूठ बोला था मुझसे, कह रहा था मंडे को आऊँगा, आज ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, अभी तक आया नहीं है, कुछ उसकी खबर नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, लाइक दिस। तो वो उस ब्लैक कैट को बताती थी। अनिल रिमाइंडेड हर ऑफ हर ब्रदर। अनिल जो है, वो बच्चा जो है, वो मिस मैकेंजी को उसके भाई की याद दिलाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो उनका भाई था उसकी याद अनिल को देखकर उन्हें हो आती है। When the latter had been a boy, जब वो जो उसका भाई है, जब उनका भाई भी एक लड़का हुआ करता था, यानी कि छोटा लड़का हुआ करता था, लगभग वो अनिल की एज को देखते हुए अपने भाई की एज उस समय की सोच रही हैं। There was no physical resemblance. उनमें आपस में, यानी कि अनिल में और जो मिस मैकेंजी के भाई है, उन दोनों में वैसे मतलब फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं थी। फिजिकल रिजेम्बलेंस का मतलब है कि शारीरिक रूप से वो एक जैसे नहीं थे दिखने में, फिजिकली वो एक जैसे दिखने में नहीं थे, उनमें एक जैसी समानता नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको उस बच्चे के साथ अपने भाई की याद आ जाती है। एंड्रू had been a fair haired and blue eyed। अभी यहाँ पे क्या है, एंड्रू वर्ड जो यूज किया है, ये वर्ड
जो है उनके भाई का नाम है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मिस मैकेंजी के भाई का क्या नाम था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ANDREW, एंड्रू। तो ये जो एंड्रू है वो कैसा था दिखने में, ये बताया है कि वो फेयर हेयर्ड, यानी कि उसके जो बाल थे वो भूरे थे, हल्के भूरे, ठीक है, यानी कि बहुत ही मतलब गोल्डन टाइप के समझ लीजिए, ऐसा नहीं तो वैसे गोल्डन नहीं है, गोल्डन ब्राउन समझ लीजिए, फेयर हेयर्ड है, ठीक है, एंड ब्लू आइड, और उसकी आंखें नीली थी। बट इट वॉज अनिल्स ईगरनेस, हिज अलर्ट ब्राइट लुक एंड द वे ही स्टूड, मतलब अनिल की जो ईगरनेस है, उत्सुकता है, उसकी अलर्ट ब्राइट लुक है, जो अलर्टनेस है और ब्राइट जो उसका लुक है, ठीक है, बड़ा ही, और जिस प्रकार से वो खड़े होता है, ठीक है, जो उसकी चमक है, मतलब उसमें उस बच्चे में अलर्टनेस दिखाई देती है, जो उसका लुक जो है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। लेग्स अपार्ट, जब वो खड़ा होता है तो वो अपने पैरों को साइड में फैला के खड़े होता है, यानी कि पैर जोड़ के नहीं, पैर अलग अलग करके खड़े होता है। हैंड्स ऑन हिप्स, उसके हाथ जो है पीछे अपने पॉकेट पे है। अ पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब वो बात करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है उस बच्चे में। That reminded her of the boy who had shared her own youth in these same hills. वो उसको याद दिलाता है उस बॉय की, उस लड़के की, यानी कि उसके भाई की, जिसके साथ उसने शेयर किया था अपना यूथ, यानी कि अपने यूथ के पीरियड को, यानी कि जवानी के पीरियड को, जब वो छोटे हुआ करते थे, मतलब टीनेज से बड़े, तो उस पीरियड को वो जो उसने अपने भाई के साथ शेयर किया था इन्हीं पहाड़ों में, उस चीज को वो बच्चा यानी कि अनिल रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है उसकी। ये है यहाँ पे मीनिंग। एंड वाई डिड अनिल कम टू सी हर सो ऑफन, अभी यहाँ पे पहले बताया हमें कि मिस मैकेंजी को उस बच्चे से क्यों घनिष्ठता हुई, क्योंकि वो उसको उनके भाई की याद दिलाता था। अब उसके भाई की कैसे याद दिलाता था वो भी उन्होंने थोड़ा बताया कि फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन जो उसके खड़े होने का तरीका है, जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस वो दिखाता है, तो वो उसको सीधे बैक कहाँ ले जाता है, उनकी मेमोरी को बैक ले जाता है उस समय को, जब वो यूथ पीरियड में थी, जब वो युवा हुआ करती थी। तब वो देखती हैं कि उनका भाई जो था वो भी उसी एज का था, और उनके भाई के साथ उसका जो समय बीता था उस समय की उनको याद हो आती है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है यहीं पे, देखिए आप चैप्टर के अंदर ही एक प्रश्न पूछा गया है, कि ये शायद लेखक की तरफ से थ्रो किया गया है क्वेश्चन, कि जो अनिल था वो क्यों उनसे मिलने आता था सो ऑफन, क्यों वो उनसे मतलब जल्दी जल्दी मिलने आ जाता था, या फ्रिक्वेंटली क्यों मिलने आता था वो, किससे, मिस मैकेंजी से। अब यहाँ पे आंसर को दिया है कुछ ऐसा, पार्टली, पार्टली से मतलब है कि नॉट 100%, फुली नहीं है, पार्शियली है, मतलब कुछ कारण ये था करके, मतलब 100% कारण ये नहीं था, कुछ कारण ये था, ये है यहाँ पे पार्टली वर्ड बार बार यूज होगा यहाँ पे। तो पार्टली बिकॉज शी न्यू अबाउट वाइल्ड फ्लावर्स, वो शायद इसलिए आता था उनसे मिलने कि वो जंगली फूलों के बारे में जानती थी। एंड ही रियली डिड वॉन्ट टू बिकम अ बॉटनिस्ट, और वो शायद सच में बॉटनिस्ट बनना चाहता था, अनिल सच में बॉटनिस्ट बनना चाहता था, इसलिए उसको इस चीज़ की जानकारी वो और गेन करना चाहता था, उसको मतलब कि फूलों के बारे में जानकारी का बहुत शौक था, वो चाहता था कि उसको जानकारी हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मिस मैकेंजी वाइल्ड फ्लावर्स के बारे में जानती थी, इसलिए वो उनसे मिलने आता था। पार्टली, कुछ कारण, ये कारण हो सकता है, एंड मतलब 100% कारण नहीं है, एंड पार्टली बिकॉज शी स्मेल्ट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, and partly because she smelt of freshly baked bread, and that was a smell his own grandmother had possessed. और कुछ कारण ये था कि उनसे उसको एक महक आती थी, जो ताजे बेक्ड ब्रेड हैं, जो ताजे बनाए गए ब्रेड होते हैं, उनकी स्मेल उसको मिस मैकेंजी से महसूस होती थी, यानी कि उनकी उसकी ऐसी स्मेल वो फील करता था उनके प्रेजेंस में या उनके
साथ होने पर। एंड ये जो स्मेल थी ये उसकी अपनी ग्रैंड मदर से यानी कि उसकी अपनी दादी से भी ऐसी स्मेल उसको आती थी। यानी कि वो एक जो दादी के साथ उसका जो रिलेशन था अपनी दादी के साथ, जैसे वो अपनी दादी के साथ रहता था वैसा ही उसको मिस मैकेंजी के साथ भी यहाँ पे फील होता था। इस प्रकार की ही उसकी फीलिंग आ जाती थी कि मैं मतलब इतना दूर हूँ लेकिन मैं अपनी दादी के पास हूँ करके। तब भी शायद वो कारण एक कारण ये भी था कि वो मिस मैकेंजी से मिलने आता था। एंड पार्टली बिकॉज शी वॉज लोनली, और शायद कुछ कारण ये भी था क्योंकि वो अकेली रहती थी। मतलब उनके पास एक अकेलापन था, उनका कोई साथी नहीं था, शायद इसलिए भी वो उनसे मिलना आता था। एंड समटाइम्स अ बॉय ऑफ 12 कैन सेंस लोनलीनेस बेटर देन एन अडल्ट। यहाँ पे लेखक ने बहुत बड़ी बात करी है। उसने कहा है कि वो जो बच्चा है वो 12 साल का है। यहाँ पे एज भी बताई गई है अनिल की, कि अनिल की जो एज है वो 12 ईयर है। और वो कह रहे हैं कि वो जो 12 साल का बच्चा है वो इस लोनलीनेस को सेंस कर सकता है, इस अकेलेपन को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। इसलिए कि वो अकेली थी और उनके अकेलेपन को वो बच्चा जो 12 साल का था वो महसूस कर सकता था। बेटर देन एन एडल्ट का मतलब है कि किसी भी एडल्ट से ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर तरीके से। एंड पार्टली बिकॉज ही वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और शायद कुछ ये भी कारण हो सकता है कि वो औरों से और बच्चों से थोड़ा अलग था, इसलिए भी वो मिस मैकेंजी से मिलने आता था। By the middle of October, when there was only a fortnight left for the school to close, the first snow had fallen on the distant mountains. One peak stood high above the rest, a white pinnacle against the azure blue sky. When the sun set, this peak turned from orange to gold to pink to red. यहाँ पे कहा गया है कि जो महीना है वो अक्टूबर का चल रहा है और अब मतलब लगभग 15-16 तारीख के आसपास का समय आ गया है, यानी कि मिडल में आ गए हैं अक्टूबर माह के मध्य में आ गए हैं हम। यहाँ पे उस समय की बात हो रही है कि उस वक्त अब स्कूल के बंद होने में यानी कि स्कूल की छुट्टियां पड़ने में, सर्दियों का अवकाश पड़ने में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे, लगभग 14 डेज रह गए थे, फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह का पीरियड रह गया था। पहला जो वो है बर्फबारी जो है यानी कि सीजन की जो पहली बर्फ है वो दूर पहाड़ों में गिर पड़ी थी। यानी कि दूर पहाड़ों में दिखाई दे रहा था कि उस मौसम की यानी कि सर्दियों की जो पहली बर्फबारी है वो हो चुकी थी। वन पीक स्टूड हाई अबव द रेस्ट का मतलब है कि एक चोटी जो थी पहाड़ों में वो और चोटियों से ज़्यादा ऊंची थी, वो उनसे ज़्यादा ऊंचाई पर थी और पहाड़ की चोटियाँ नीची थी, एक चोटी ज़्यादा ऊंचाई पर थी। और वाइट पिनेकल अगेंस्ट द अज्योर ब्लू स्काई का मतलब है कि वो जो चोटी है वो सफ़ेद दिखाई दे रही है और पूरे नीले आसमान में वो चोटी का अपना ही एक अलग रंग वहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। और जब सूर्य अस्त होता था तो ये जो चोटी थी जिसमें बर्फ़ पड़ी है ये पहले ऑरेंज कलर की दिखती थी, फिर ये सुनहरे रंग की यानी कि गोल्ड कलर की हो जाती थी, फिर ये पिंक कलर की दिखती थी, पिंक कलर की, गुलाबी रंग की, और बाद में ये रेड यानी कि लाल रंग की दिखाई पड़ती थी। यानी कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता था तो ये लास्ट में रेड कलर की नजर आती थी, ये चोटी जिसमें सफ़ेद सफ़ेद बर्फ पड़ चुकी थी जो और चोटियों से ऊंची थी। How high is that mountain? Asked Anil. It must be over 12,000 feet, said Miss Mackenzie. About 30 miles from here as the crow flies. I always wanted to go there, but there was no proper road. At that height, there will be flowers that you don't get here. The blue gentian and the purple columbine, the anemone
and the Edelweiss. I'll go there one day, said Anil. I'm sure you'll, if you really want to. I'm sure you will, if you really want to. इस जो पैरा को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ हाई इज दैट माउंटेन। ये अनिल पूछता है कि ये माउंटेन कितना इसकी हाइट है, कितना हाई है, ये कितना ऊंचा है ये माउंटेन। इस पे मिस मैकेंजी उससे बताती हैं कि ये जरूर 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। मतलब इट इज एबव और ओवर 12,000 फीट। इसकी हाइट 12,000 फीट से ज्यादा है। ये इसमें मिस मैकेंजी ऐड करती हैं कि ये जो माउंटेन है इसकी दूरी जो है यहाँ से जहां पे वो है, जहां से वो बात कर रहे हैं, जहां से उनको माउंटेन दिखाई दे रहा है, वहां से वो बताती हैं कि इसकी दूरी जो है 30 माइल्स है। 30 मील दूर है ये, जितना कि कौवे उड़ते हैं। यानी कि कौवे 30 मील तक उड़ाते हैं। I always wanted to go there। यहाँ पे एक ये सेंटेंस है कि मिस मैकेंजी कहती हैं कि मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी। उसकी मतलब अंदर से इच्छा थी, बहुत मन होता था कि मैं वहां जाऊं। बट देयर वाज नो प्रॉपर रोड। लेकिन वो वहां कभी नहीं जा सकी हैं क्योंकि वहां जाने के लिए कोई सही रास्ता बना ही नहीं, कोई सही से रास्ता बना नहीं है। यानी कि गाड़ी से वहां नहीं जाया जा सकता है और पैदल अब उनकी उम्र इतनी हो गई कि वो नहीं जा पाएंगी। ये मीनिंग है यहाँ पे। एट दैट हाइट, वो कह रही है कि उस हाइट पे देयर विल बी फ्लावर्स, वहां पे फूल उगते हैं, होते हैं वहां पे कई फूल जो मिलते हैं, जो फूल उनके बारे में बात कर रही है। दैट यू डोंट गेट हियर, जहां पे वो है वहां पर वो फूल नहीं उगते हैं। लेकिन जिस हाइट पे यानी कि 12,000 से अबव फीट वाली जो हाइट है, जो माउंटेन की है, वहां पे कुछ फूल उगते हैं। और वो फूल जहां वो रहते हैं जिस हिल स्टेशन पे, वहां पे वो फूल दिखाई नहीं देते। अब वो उन्होंने उन फ्लावर्स के नेम भी बताए हैं। उसमें कहा है उन्होंने द जेंशन ब्लू जेंशन नाम का एक फूल है, एंड द कोलम्बाइन पर्पल कोलम्बाइन नाम का भी फूल है। द अनेमनी अनेमनी नाम का फूल है, एंड द एडलवाइस और एडलवाइस नाम का फूल है। यानी कि ये 4 फ्लावर्स हैं जिनका नाम उन्होंने इस स्टोरी में जिक्र किया है, इस शॉर्ट स्टोरी में आया है, जो कि 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे लगते हैं। I'll go there one day, said Anil। अभी इच्छा किसकी थी वहां जाने की? मिस मैकेंजी की। लेकिन यहाँ पे कोई कह रहा है कि मैं वहां एक दिन जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इस प्रकार से कह रहा है और वो कह रहा है अनिल कह रहा है कि I'll go there one day। एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। और इसी को जो रिप्लाई किया है उसमें कहा है कि आई एम श्योर यू विल और यूल भी बोल सकते हैं आप, यू विल भी बोल सकते हैं। तो आई एम श्योर यूल इफ यू रियली वांट टू। मैं श्योर हूं बोल रही है। कौन बोल रही है? मिस मैकेंजी कह रही है कि आप जाएंगे वहां। इफ यू रियली वांट टू, अगर आप वहां सच में जाना चाहते हैं तो। मतलब अगर आपकी सच में ये इच्छा है कि आप जाना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां जरूर जाएंगे। ऐसा मिस मैकेंजी ने अनिल को रिप्लाई किया है, या अनिल के जो जो उसकी इच्छा है उसको एजर्ट किया है, उसको एक पॉजिटिव अप्रोच दी है। The day before his school closed, Anil came to say goodbye to Miss Mackenzie. I don't suppose you will be able to find many wildflowers in Delhi, she said, but have a good holiday. Thank you, miss. As he was about to leave, Miss Mackenzie, on an impulse, thrust the Flora Himalayensis into his hands. स्कूल क्लोज होने वाला है। स्कूल क्लोज होने के पहले दिन अनिल मिस मैकेंजी को
गुड बाय विश करने के लिए जाता है। और तब उसकी अनिल की और मिस मैकेंजी की बात होती है। तो मिस मैकेंजी बोलती है अनिल से कि मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको दिल्ली में भी बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स, दिल्ली में भी आपको बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स मिलेंगे, मतलब आप देख पाएंगे। इस प्रकार की मीनिंग में कहती है कि आपको वहां पे देखने को मिलेंगे या आप वहां पे ढूंढ के लाएंगे। इस प्रकार से वो अनिल को बताती हैं। बात हो रही है उनमें दोनों के बीच में। और इसमें इसी क्रम में वो उनसे उसको विश भी करती हैं कि आपकी हॉलीडेज बहुत अच्छी रहे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। इसके लिए मिस मैकेंजी को अनिल थैंक यू कहता है। पर जब वो जाने लगता है, जैसे मतलब कि वो जाने वाला है, तो मिस मैकेंजी के अंदर से एक प्रेरणा होती है, समझ लीजिए ऑन एन इम्पल्स का मीनिंग यहाँ पे है कि अचानक से वो क्या करती है कि उसके हाथ में जो बुक है फ्लोरा हिमालयंसिस, उसको थ्रस्ट करती हैं, यानी कि जबरदस्ती उसके हाथ में रखती हैं। उससे बोलते हैं ले जा करके टाइप का, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है, हम उसको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये तो ले जाओ, आप यहाँ से ले जाओ, हमारी तरफ से ले जाओ। इस प्रकार से वो उसको फ्लोरा हिमालयंसिस जो बुक है उसको जबरदस्ती देती हैं। यू कीप इट, शी सेड, इट इज अ प्रेजेंट फॉर यू, but I'll be back next year and I'll be able to look at it then. It is so valuable. I know it is valuable, and that's why I have given it to you. Otherwise, it will only fall into the hands of the junk dealers. But miss, don't argue. Besides, I may not be here next year. You keep it. जब मिस मैकेंजी उसके हाथ में वो जबरदस्ती वो पुस्तक रखती हैं फ्लोरा हिमालयंसिस को, तब वो कहती हैं कि आप इसको रख लीजिए, रखो बेटा, इसको रखो रखो करके, ये मेरी तरफ से आपको क्या है, प्रेजेंट है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। तब इस पर अनिल कहता है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर मैं वापस आऊंगा, यानी कि मेरा स्कूल यही है, मैं यहीं पढ़ रहा हूँ। और क्योंकि छुट्टियां जो है, जो स्कूल की वेकेशन है, वो विंटर की है, तो विंटर जो है नवंबर दिसंबर, तो जो ये है नवंबर दिसंबर, तो इस पीरियड की छुट्टियां हैं, तो वो जैन में या फेब में लौटेगा अपने स्कूल। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अगले साल फिर आऊंगा, आई विल बी एबल टू लुक एट इट देन, और मैं इस किताब को फिर तब आपके साथ देखूंगा और इसमें ढूंढूंगा, इसमें नए नए फूलों के बारे में पढ़ूंगा, क्योंकि ये किताब बहुत ही वैल्यूएबल है, बड़ी अमूल्य पुस्तक है ये। इस पर मिस मैकेंजी कहती है कि आई नो इट इज, मैं जानती हूँ कि ये है, वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत काम की किताब है, इसीलिए मैं इसको आपको दे रही हूँ। इसमें आगे लिखा है अदरवाइज इट विल ओनली फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द जंक डीलर्स, अन्यथा, नहीं तो, इस मीनिंग में है कि नहीं तो ये जो किताब है ये किसी और के हाथ में चली जाएगी, और वो जिसके हाथ में जाएगी उसको इसने यहाँ पे कहा गया है जंक डीलर्स, यानी कि कबाड़ जो ले जाते हैं, कबाड़ी के हाथ में चली जाएगी, ये कहा गया है। बट मिस, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे अनिल अपना कुछ तर्क रखना चाह रहा है, लेकिन मिस मैकेंजी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि परंतु मिस, लेकिन जब वो अपनी बात करता है तो उसकी बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मिस मैकेंजी कहती है कि डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो बेटा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। बिसाइड्स आई मे नॉट बी हियर नेक्स्ट ईयर, वो कहती है शायद, डिसाइड्स का मतलब ऐसा होता है इसके अतिरिक्त, यानी कि अगले साल मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कह रही है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगले साल तुम तो आओगे लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मिलूंगी, इस मीनिंग में वो कह रही है यहाँ पे।
तो बिसाइड्स इसलिए कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर यू गोइंग अवे? आई एम नॉट श्योर, आई मे गो टू इंग्लैंड। शी हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड. She had not seen the country since she was a child, and she knew she would not fit in with the life of post-war Britain. Her home was in these hills, among the oaks and maples and devdas. It was lonely, but at her age, it would be lonely anywhere. यहाँ पे कहा गया कि अनिल पूछता है मिस मैकेंजी से, आर यू गोइंग अवे? क्या आप कहीं जा रही हैं? तब मिस मैकेंजी उससे कहती हैं कि मैं श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं है, लेकिन मैं इंग्लैंड जा सकती हूँ, क्योंकि वो एक इंग्लिश वुमन थी। तो इंग्लिश वुमन यानी कि शी वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो कहती हैं कि मैं इंग्लैंड जा सकती हूँ। यहां तक तो उन दोनों के बीच में बात हो रही है। अब इसके बाद जो लिखा है, शी हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड, ये लेखक ने अपनी तरफ से जोड़ा है। यहाँ पे मिस मैकेंजी और अनिल की बात नहीं हो रही है, लेखक बता रहा है। हमारे इस कहानी में हमारे साथ एक लेखक चल रहा है, वो लेखक हमें इन दोनों की बातें भी सुना रहा है और वही इसमें कहानी में जो बीच में गैप्स हैं उसको फिल भी कर रहा है। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका कोई इरादा इंग्लैंड जाने का नहीं था। शी हैड नॉट सीन द कंट्री, उसने मिस मैकेंजी ने अपने देश को यानी कि इंग्लैंड को जब वो छोटी बच्ची थी, शी वॉज अ चाइल्ड, तब से उन्होंने उसको देखा नहीं था, उस देश में वो गई ही नहीं थी। एंड शी न्यू, और वो जानती थी कि वो उस लाइफ में जो पोस्ट वॉर ब्रिटेन की लाइफ है, यानी कि जब युद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, उसके बाद के ब्रिटेन में जो आज का इंग्लैंड है, उस समय के हिसाब से जो कहानी में चल रहा है, उस समय का जो इंग्लैंड है, उस प्रेजेंट इंग्लैंड में वो वहां पे फिट नहीं बैठेंगी, यानी कि वहां पे वो रह नहीं पाएंगी, उन लोगों के बीच में वो बात नहीं कर पाएंगी, उन लोगों के साथ उनकी दोस्ती नहीं जम पाएगी। हर होम वॉज इन दीज हिल्स, और अकॉर्डिंग टू द राइटर, उसका जो घर है, उसका जो अपना घर है, वो इन्हीं पहाड़ों में है, यानी कि वो अपना जीवन यहीं खपाएगी, यहीं बिताएगी, यहीं रहेगी। ये जो पहाड़ है और जो ये ओक्स यानी कि ट्री है, ओक्स, मैपल्स एंड देवदास, ये जो ट्री है, इन पहाड़ों के बीच में, इन पेड़ों के बीच में ही उसका घर है, ये कहा गया है यहाँ पे। इट वॉज लोनली, क्या था, वो अकेली थी, बट एट हर एज, लेकिन वो जिस उम्र में थी, इस उम्र में वो जहां भी रहे, वो सब जगह अकेली ही रहेंगी, ये कहा गया है। बिकॉज शी वॉज अनमैरिड एंड शी वॉज वेरी ओल्ड एंड शी हैड नो कंपेनियन. The boy tucked the book under his arm, straightened his tie, stood stiffly to attention, and said, "Goodbye, Miss Mackenzie." It was the first time he had spoken her name. Winter set in early, and strong winds brought rain and sleet, and soon there were no flowers in the garden and on the hillside. The cat stayed indoor, curled up at the foot of Miss Mackenzie's bed. Boy, यहाँ पे जो कहा गया कि the boy took the book under his arm, उसने अपनी जो किताब जो उसके हाथ में उन्होंने जबरदस्ती पकड़ाई थी, जो गिफ्ट किया था फ्लोरा हिमालयंसिस को, उस बच्चे ने उसको अपने बाजू के नीचे रख लिया या दबा लिया, और उसने अपने टाई को सीधा किया और खुद स्टिफली यानी कि फर्मली स्थिर होके सीधा खड़ा हुआ अटेंशन में, यानी कि सावधान की मुद्रा में, और उसने कहा, किसको कहा, मिस मैकेंजी को कहा, इस वर्ड्स में कहा, गुड बाय मिस मैकेंजी। ये पहली बार था जब उस बच्चे ने उनका नाम लिया था, मतलब आज तक उसकी मिस मैकेंजी से जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, जो फ्रेंडशिप थी, उसमें आज तक उसने सिर्फ मिस वर्ड का यूज किया था, मिस मैकेंजी नहीं कहा था, लेकिन ये पहली बार था कि उसने
गुड बाय करने के साथ ही उनका नाम भी लिया था। विंटर सेट इन अर्ली, इस बार सर्दियां जो थी यानी कि जो शरद ऋतु थी यानी कि जो विंटर का सीजन था वो जल्दी आ गया था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रॉट रेन एंड स्लीट, बड़ी तेज हवाएं चल रही थी और जो हवाएं थी उसके साथ साथ बारिश और बर्फ, जो ओले पड़ते हैं या जो बर्फ पड़ती है, जो उड़ती हुई बर्फ होती है, वो सब भी उसके साथ आ गई थी। सून देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, और जल्दी ही जो बगीचे थे, जो बगीचे थे, फूलों के पौधों के बगीचे थे, उनमें कोई भी फूल अब नहीं दिख रहा था। यानी कि सारे फूल उस सर्दी से, उस ठंड से, उस ठंडेपन से नष्ट हो गए थे। एंड ऑन द हिल, और ऑन द हिल साइड्स, मतलब गार्डन में ही नहीं, हिल साइड्स में भी ये सारे फूल अब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। द कैट, और जो बिल्ली थी वो अब घर के अंदर रहने लग गई थी, यानी कि वो बाहर नहीं जा रही थी। कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ मिस मैकेंजीज बेड, और मिस मैकेंजी के चारपाई के फुट पर, यानी कि जो चारपाई होते हैं चारपाई के, वहां पर कर्ल्ड अप यानी कि बिल्कुल मुड़ माड़ के बैठी हुई थी, कर्ल अप होके बैठी रही थी। Miss Mackenzie wrapped herself up in all her old shawls and mufflers, but still she felt the cold. Her fingers grew so stiff that she took almost an hour to open a can of baked beans, and then it snowed, and for several days the milkman didn't come. The postman arrived with her pension papers, but she felt too tired to take them up to town to the bank. यहाँ पे कहा गया है कि मिस मैकेंजी जो है, मिस मैकेंजी ने अपने आप को अपने पुराने शॉल से और मफलर से पूरी तरह लपेट लिया था, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। सर्दी इतनी अधिक थी कि इसको एग्जैजरेट करते हुए कहा है लेखक ने कि मिस मैकेंजी ने अपने आप को अपने पुराने शॉल्स में और मफलर्स में पूरी तरह बांध लिया था, या उनसे अपने आप को ढके रहती थी। बट स्टिल शी फेल्ट द कोल्ड, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, बहुत अधिक सर्दी महसूस हो रही थी, लग रही थी। उनकी उंगलियां जो थी, फिंगर्स जो थी, वो इतनी स्टिफ हो गई थी। स्टिफ मतलब कि इतनी जकड़ गई थी, समझ लिया, इतनी कड़क हो गई थी या कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि वो अच्छे से उनको मूवमेंट नहीं दे पा रही थी, उनकी फिंगर्स को मूवमेंट नहीं मिल रहा था, उनकी फिंगर्स में बिल्कुल जकड़न आ गई थी, दर्द होता होगा उंगलियों में, तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। और इसलिए इस पे इसका इसको उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया है, उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि उनको एक पैकेट बीन्स का, बीन्स यानी कि जो दाल होती है, उस दाल को जो फ्राइड, जो दाल बेक करी हुई दाल होती है जिसका डब्बा आता है, उस डब्बे को खोलने में, उस कैन को खोलने में ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा लग जाता है, इतना उनकी उंगलियां स्टिफ हो गई थी ठंड से, सर्दी से। एंड देन इट स्नोड, और उसके बाद क्या था कि बर्फ पड़ रही थी, एंड फॉर सेवरल डेज, और बर्फ पड़ने से क्या था कि कई दिनों तक मिल्कमैन जो है, उनका दूध वाला जो था, वो उनके घर आया ही नहीं, दूध देने नहीं आ पाया या नहीं आया। अब नहीं आ पाया होगा, बर्फ से सारे रास्ते बंद हो गए होंगे, पहाड़ों में ऐसा देखा जाता है। द पोस्टमैन अराइव्ड विद हर पेंशन पेपर्स, लेकिन पोस्टमैन जो था वो आया, उनके पेंशन पेपर लेके आया, बट शी फेल्ट टू टायर्ड, लेकिन उन्हें इतना पर उन्हें इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी, but she felt too tired to take them up to town to the bank. लेकिन उन्हें इतना ज्यादा थकान या इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो उनको वहां से टाउन, जो कि वहां से कितना मिल था, 4 माइल्स था ना, तो जो 4 माइल्स जो दूर टाउन था, वहां पर बैंक तक वो उसको
नहीं ले जा पाई या नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो बहुत अधिक अंदर से क्या थी, अस्वस्थ थी। समझ लीजिए, टायर्ड का मतलब यहाँ पे थका हुआ होता है, तो वो मतलब इतनी, उनको इतनी मतलब कि शरीर में कमजोरी हो गई होगी, इसलिए ये वर्ड यूज यहाँ पे किया, टायर्ड। तो इस प्रकार से वो अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रही थी कि वो इस जो बर्फ पड़ रही है इस बीच वो अपना बैंक जाके अपने पेंशन पेपर्स जो आए हैं उससे वो अपनी पेंशन ले सके। She spent most of the time in bed. It was the warmest place. She kept a hot water bottle at her back, and the cat kept her feet warm. She lay in bed dreaming of the spring and summer months. In 3 months' time, the primroses would be out, and with the coming of spring, the boy would return. She spent most of the time in bed. इसका मतलब यह है कि वो अब, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही थी, तो वो अधिकतर समय यानी कि मैक्सिमम टाइम जो थी वो अपने बिस्तर में ही रहती थी। इट वॉज द वार्मेस्ट प्लेस, और पूरे संसार में यही वो जगह थी, यानी कि बिस्तर ही वो जगह थी जहां उनको सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। यानी कि चारों तरफ ठंडा ही ठंडा था, सर्दी थी, और इसलिए सिर्फ बिस्तर का ही उन्हें सहारा था जहां पे वो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती थी। शी kept a hot water bottle at her back, और वो एक गर्म पानी की बोतल जो है अपनी पीठ पे रखती थी, यानी कि पीठ पर रखती थी, यानी कि पीठ के पीछे लगाती होंगी, पीठ पर लगाती थी। एंड द कैट केप्ट हर फीट वार्म, और जो उनके पैर थे वहां पर बिल्ली कर्ल अप होके बैठी रहती होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो बिल्ली थी वो उनके पैरों को गर्मी पहुंचा रही थी या उनके पैरों को गर्म रखती थी, यानी कि वो वहां पर बैठती थी जिससे उनके पैरों को भी गर्माहट मिलती थी। शी ले इन बेड ड्रीमिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड समर मंथ्स, वो बिस्तर में लेटी रहती थी या पड़ी रहती थी और ड्रीम करती थी, यानी कि सिर्फ ड्रीमिंग ऑफ द स्प्रिंग का मतलब ये नहीं है कि वो सपने में देख रही है, इसका मतलब ये भी है कि वो ऐसा ही सोचती थी, लगातार उनके दिमाग में यही चलता था कि अब स्प्रिंग आ जाएगा, समर आ जाएगा, स्प्रिंग या समर का महीना आ जाएगा। और इसके लिए अभी समय जो था 3 महीने का था, बोल रहा है इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में वो टाइम आने वाला था जब प्रिम रोजेस खिलेंगे। प्रिम रोज फ्लावर का नाम है, प्रिम रोज नाम का फ्लावर जब खिलेगा, यानी कि तब वो मौसम आ जाएगा जिसे यहाँ पे स्प्रिंग और समर कहा गया है। वो पीरियड आ जाएगा, उस पीरियड में वो फूल निकलता है। मतलब यहाँ पे टाइम को शो किया है प्रिम रोजेस ने। और उसके आने के साथ ही विद द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और जैसे ही स्प्रिंग आएगा यानी कि स्प्रिंग का सीजन आएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी, द बॉय वुड रिटर्न, यानी कि उस बच्चे वो बच्चा भी लौट आएगा। यानी कि ये कहा गया है कि जो अनिल है उसका स्कूल तब खुलेगा जब स्प्रिंग सीजन शुरू होगा। One night, the hot water bottle burst and the bedding was soaked through. As there was no sun for several days, the blanket remained damp. एक रात ऐसा हुआ कि जो गर्म पानी की या हॉट वाटर की बॉटल जो मिस मैकेंजी अपने पीठ पर लगाकर अपने बिस्तर पे बैठती या सोती थी, एक रात वो हॉट वाटर बॉटल बर्स्ट हो गई, यानी कि फूट पड़ी या टूट गई। एंड द बेडिंग वाज सोक्ड थ्रू, इसका मतलब है कि जो बेडिंग यानी कि बिस्तर जो था उसमें वो पानी सारा फैल गया और उस पानी को उसने सोख लिया। फैलना नहीं लिखा है यहाँ पे, स्प्रेड नहीं लिखा है। सोक द थ्रू का मतलब है उसने पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। As there was no sun for several days, the blanket remained damp. और
फिर क्या हुआ कि अगले कई दिनों तक धूप आई ही नहीं, यानी कि सूर्य के दर्शन नहीं हो पाए, बाहर कहीं धूप निकली नहीं। इससे ये हुआ कि जो ब्लैंकेट था, यानी कि कंबल, जिसको मिस मैकेंजी ओढ़ती होंगी या जिसको बिछाया होगा, वो रिमेन्ड डैम्प, वो रहा, वो गीला ही रहा, यानी कि क्योंकि उसने पूरा पानी सोख लिया था बिस्तर ने, तो कंबल में भी कुछ पानी पड़ा और कुछ पानी कंबल ने भी सोख लिया, और इससे क्या हुआ कि वो कंबल भी गीला ही रहा, क्योंकि धूप नहीं आई तो सुखाया नहीं जा सका। Miss Mackenzie caught a chill and had to keep to her cold, uncomfortable bed. मिस मैकेंजी ने को सर्दी ने पकड़ लिया, यानी कि उन्हें जुकाम हो गया शायद, कुछ ये मीनिंग है यहाँ पे, चिल से मीनिंग ये है, एंड हैड टू कीप हर कोल्ड, और अब उनके पास कोई ऐसा तरीका था नहीं कि, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त बिस्तर नहीं था, अतिरिक्त कंबल या अतिरिक्त जो भी है बिस्तर का इंतजाम नहीं था, तो मिस मैकेंजी को जो रहना पड़ा, उनको उसी गीले बिस्तर पे, उसी बिस्तर पे, क्योंकि उन्हें रहना पड़ता था, और वो बिस्तर जो था ठंडा था क्योंकि भीगा हुआ था, तो इसलिए मिस मैकेंजी अपने आप को गर्माहट यानी कि कुछ गर्मी के लिए अपना इंतजाम नहीं कर पाई, उन्हें वैसा ही रहना पड़ा। अनकंफर्टेबल मतलब उनका जो बिस्तर था कोल्ड यानी कि भीगने के कारण ठंडा था, और साथ ही साथ अनकंफर्टेबल असहज हो गया था उनका बिस्तर, यानी कि उसमें गर्माहट नहीं थी, वो मतलब किसी प्रकार से उनको गर्मी प्रदान नहीं कर रहा था। She knew she had a fever, but there was no thermometer with which to take her temperature. वो जानती थी कि उनको बुखार है, मिस मैकेंजी बुखार से उस वक्त पीड़ित थी, यानी कि उनको बुखार था शरीर में, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास कोई थर्मोमीटर, ऐसा डिवाइस जिससे बुखार नापा जाता है, या जिससे टेम्परेचर नापा जाता है कि मतलब ह्यूमन बॉडी में कितना तापमान बढ़ गया है, बुखार आया है नहीं आया और कितना बुखार आया है, ये चीज नापने का उनके पास कोई थर्मोमीटर उपलब्ध नहीं था, घर पर उपलब्ध नहीं था। She had difficulty in breathing. She had difficulty in breathing. और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। A strong wind sprang up one night, and the window flew open and kept banging all night. एक दिन क्या हुआ, एक रात को बड़ी तेज हवा का, मतलब आप समझिए कि बहुत तेज हवा आई। स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि बहुत ही ऐसी ताकतवर हवा, जिसका मतलब कि पूरी खिड़की पे, जिसका पूरा दरवाजों पे जोर चल रहा है, जिसका पूरा खिड़कियों पे जोर चल रहा है। स्प्रैंग अप का मतलब है कि बिल्कुल उछल के आ गई, मतलब समझिए आप ऐसे, तो जंप करते हुए आई, मतलब समझिए, मतलब ऐसा होता नहीं है, मीनिंग ये है इसका कि बहुत तेज हवा आई एक रात, मतलब कि आंधी तूफान जैसी हवा चली, एंड द विंडो फ्लू ओपन, और जो खिड़की थी, उनके कमरे की खिड़की जो थी, वो कमरे की खिड़की फ्लू ओपन, मतलब कि वो झटके के साथ खुल गई, यानी कि वो उस तेज हवा का जो गस्ट बोलते हैं, तो जो ये स्ट्रॉन्ग विंड आई, तो ये जो तेज हवा का झोंका आया या तूफानी हवा जो आई, उस हवा ने उस खिड़की को धक्का मार के खोल दिया, एंड केप्ट बैंगिंग ऑल नाइट, और वो रात भर वो खिड़की टकराते रही, यानी कि कभी खुलती कभी बंद होती, इस प्रकार से वह आवाज करने में रही। मिस मैकेंजी वॉज टू वीक टू गेट अप एंड क्लोज इट। मिस मैकेंजी जो थी वो इतनी ज्यादा अपने आप को असहाय या कमजोर महसूस कर रही थी कि वो उठ नहीं सकती थी, यानी कि वो खड़ी नहीं हो पाई, या वो खड़ी नहीं हुई, या उन्होंने बिस्तर नहीं छोड़ा,
और वो बंद भी उसको खिड़की को इस कारण से नहीं कर पाई। एंड द विंड स्वेप्ट द रेन एंड स्लीट इनटू द रूम। और जो हवा थी, वो हवा हमने पहले ही पढ़ा कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी, बहुत तेज तूफानी हवा थी। तो वो हवा जो थी उस खिड़की से स्वेप्ट इन का मतलब वो उसको उड़ाते हुए ले आई। किसको? बारिश को। जो बारिश बाहर हो रही है, जो स्लीट, जो बर्फ पड़ रही है बाहर, तो वो सबको वो कमरे के अंदर तक उड़ा के अंदर ले आई। उस हवा के साथ साथ बारिश और स्लीप, रेन एंड स्लीप जो है उसके कमरे के अंदर एंटर कर गए उस विंडो से, जो खिड़की उस तेज हवा ने खोल दिया था जिसको। द कैट kept The cat crept into the bed and snuggled close to its mistress's warm body. जो बिल्ली थी वो बिस्तर में घुस गई, समझ लीजिए आप। उसी बिस्तर में, जिस बिस्तर में मिस मैकेंजी सो रही थी या लेटी हुई थी, उस में उस बिस्तर में जो बिल्ली थी वो भी अपना उसके अंदर एंटर कर गई, यानी कि उस रजाई कंबल के अंदर जो भी है वहां पे वो भी अंदर घुस गई, क्योंकि उससे भी काफी ठंडा लग रहा था। एंड snuggled close to its mistress's warm body। और अपनी मिस्ट्रेस, यानी कि मिस्ट्रेसेस का मतलब यहाँ पे क्या है? मालकिन। जो मालकिन कौन है? मिस मैकेंजी। तो वो मिस मैकेंजी की बॉडी के साथ अपनी बॉडी लगा के वो भी सो गई, मतलब उनके साथ चिपक कर सो गई। बट टुवर्ड्स मॉर्निंग दैट बॉडी हैड लॉस्ट इट्स warmth and the cat left the bed and started scratching about on the floor। लेकिन जैसे जैसे टूवर्ड्स द मॉर्निंग का मतलब है कि जब सुबह होने लगी या जब सुबह होनी थी, सुबह के वक्त, यानी कि उस वक्त क्या हुआ कि दैट बॉडी हैड लॉस्ट इट्स वार्मथ। उस शरीर ने, अब ये शरीर जो है मिस मैकेंजी के शरीर की बात हो रही है, मिस मैकेंजी के शरीर ने अपनी गर्माहट को समाप्त कर दिया था, बल्कि उनके शरीर में अब कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ये कहा गया है यहाँ पे। इसका मीनिंग है कि वो अब डेड हो चुकी है। यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे ऐसे ना लिख के राइटर ने बड़े ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तो उसकी शरीर में गर्मी रहती है, और जैसे ही वो शरीर छोड़ता है, यानी कि आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो जो गर्मी होती है वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि बॉडी के भीतर अब कोई सोल नहीं रहती है, जब स्पिरिट नहीं रहती है, आत्मा नहीं रहती है, तो शरीर अपने आप ही ठंडा पड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सुबह होते होते वो शरीर ठंडा पड़ गया था, यानी कि उसकी, मिस मैकेंजी की मृत्यु हो चुकी थी। एंड द कैट लेफ्ट द बेड। और जो कैट थी, बिल्ली, उसने भी बिस्तर छोड़ दिया था, यानी कि वो बिस्तर से नीचे उतर गई। एंड स्टार्टेड स्क्रैचिंग अबाउट ऑन द फ्लोर। और वो स्क्रैच करने लगी, यानी कि खोदने लगी, समझिए। यानी कि अब फ्लोर है तो फ्लोर फ्लोर पे खोद तो नहीं सकती है, सीमेंटेड फ्लोर है, तो मतलब वो अपने नाखून ऐसे उस फ्लोर पे अपने नाखूनों को रगड़ रही थी। तो वो इस प्रकार का काम करने लगी। मतलब यहाँ पे एक मैसेज है कि जब कोई बॉडी डेड हो जाती है तो उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस मीनिंग में यहाँ पे कैट को इस प्रकार से पर्सनिफाइड करके थोड़ा सा बताया गया है, मतलब एक मैसेज दिया गया, मीनिंग दिया गया है टू इट्स रीडर बाय द ऑथर। As a shaft of sunlight streamed through the open window, the milkman arrived। अब यहाँ पे कहा गया है कि अब अभी कई दिनों से, मतलब कि सूर्य, भगवान के निदर्शन नहीं हुए थे, या भगवान सूर्य जो है, या सूर्य की रोशनी जो है वो अभी तक कई दिनों से देखी नहीं गई थी। लेकिन अब जिस दिन मिस मैकेंजी ने अपना शरीर छोड़ा है, उसकी मॉर्निंग की बात हो रही है कि जब खुली हुई खिड़की से, जो खिड़की हवा ने धक्का मार के खोल दी थी, जो बड़ी तेज आंधी तूफान में जो खिड़की खुल गई थी कमरे की, उस खिड़की से जब सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण
जब उस कमरे के अंदर एंटर हुई, यानी कि जो बाहर से जो सूर्य की रोशनी आ रही है उस कमरे के अंदर गिरती हुई जो पड़ रही है, शेफ्ट ऑफ सनलाइट का मतलब यही है कि जो उसकी रोशनी एक लाइन में दिखाई दे रही है आते हुए, वो जब खुली खिड़की से जब अंदर आई उस समय मिल्कमैन भी वहां पहुंच गया। यानी कि मिल्कमैन भी कई दिनों से नहीं आ रहा था ना, दूध वाला भी कई दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन आज दूध वाला भी आ गया था। He poured some milk into the cat's saucer on the doorstep, and the cat leapt down from the windowsill and made for the milk. यहाँ पे लिखा है कि he, यानी कि जो मिल्कमैन है, उसने कुछ दूध, वो 1 लीटर दूध लाता था रोज, तो उसने उसमें से कुछ दूध क्या करा कि जो कैट यानी कि बिल्ली के लिए जो सॉसर रखा था, सॉसर वो होता है जो कप होता है, कप के नीचे जो प्लेट रखी जाती है उसको सॉसर कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली आप समझ लीजिए सॉसर मीन्स प्लेट समझ लीजिए आप, जिसमें बिल्ली के लिए दूध वो रख सके। तो उसने उसमें कुछ दूध डाल दिया, थोड़ा बहुत दूध डाला ताकि बिल्ली पी ले, क्योंकि बिल्ली वहां पे आई होगी या वहां पे उसको दिखी होगी। ऑन दी डोर स्टेप, डोर स्टेप यानी कि दरवाजे के पास में, वो यहाँ पे हम दरवाजे में अंदर एंटर करने के लिए पैर रखते हैं, वहां पे एरिया पे, वहां पे उसका बिल्ली का सॉसर पड़ा हुआ था। तो उसने उसमें कुछ दूध डाल दिया, थोड़ा बहुत दूध डाला, और जो कैट बिल्ली थी, लेफ्ट डाउन का मतलब है वो वहां से कूद के नीचे उतर गई। लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, लीप मतलब जंप लगाना। तो उसने जंप लगा के नीचे उतर गई। वो कहाँ से उतरी? विंडो सिल से, जो खिड़की पे जो थोड़ा सा हिस्सा बना रहता है खिड़की से दोनों तरफ अंदर बाहर की तरफ को, जिसको विंडो सिल कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म बना रहता है खिड़की पे, तो जिसपे हम कभी कभी कुछ सामान भी रख लेते हैं अपने खिड़की पे, तो वही वाला, यहाँ पे अपने कटोरी या कुछ और भी रख सकते हैं। तो वहां पर बिल्ली बैठी हुई थी और वहां से बिल्ली नीचे कूद गई, और नीचे कूद के वो अपना दूध पीने लगी। मेड फॉर द मिल्क मतलब कि अब वो दूध पीना चाह रही है, उसको भूख लगी है, तो उसने दूध पी लिया या दूध पीने की तैयारी करने लगी बिल्ली। तो उसने अपना रास्ता बनाया कि वो दूध तक चली गई। The milkman called a greeting to Miss Mackenzie, but received no answer. मिल्कमैन जो है, दूध वाला जो व्यक्ति है, उसने मिस मैकेंजी को ग्रीटिंग किए, यानी कि मतलब उसने गुड मॉर्निंग मिस या जो भी है, ऐसे कुछ करके उसने आवाज दी होगी, जिससे कि नमस्ते मिस मैकेंजी, मिस मैकेंजी, कुछ इस प्रकार से बोला होगा। पर उसको इसके इसके विरुद्ध कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला। यानी कि मिस मैकेंजी जो है, जब वो कहता होगा मैडम नमस्कार, हम आ गए हैं, दूध ले आए हैं आपका, जो भी बोलता होगा, तो वो उत्तर देते होंगे हाँ ठीक है भैया हम आ रहे हैं, रखिए आप, जैसा भी बोलती होंगी, या नमस्ते बोलती होंगी। लेकिन इस प्रकार का कोई भी उत्तर उस दूध वाले व्यक्ति को, यानी कि मिल्कमैन को, मिस मैकेंजी की तरफ से नहीं मिला। Her window was open and he had always known her to be up before sunrise. उनकी जो खिड़की थी, मिस मैकेंजी की जो खिड़की थी, वो खुली हुई थी। ये तो हमें पता ही है कि खुली थी। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी विंडो खुली थी, एंड ही हैड ऑलवेज नोन हर टू बी अप बिफोर सनराइज। और यहाँ पे ये लिखा है कि मिल्कमैन ये जानता था कि मिस मैकेंजी सूर्य उगने से पहले, यानी कि सूर्योदय से पहले ही उठ भी जाती हैं। यानी कि वो बहुत लेट राइजर नहीं है, बहुत लेट तक नहीं सोती हैं, वो सूर्य उगने तक उठ जाती हैं। तो अब क्योंकि उसे ही डिडंट गेट द रिप्लाई, क्योंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिला था, सो ही पुट हिज हेड इन एट द विंडो, इसलिए उसने अपना सिर वहां पे किया खिड़की पे, एंड कॉल्ड अगेन, और उसने दोबारा आवाज दी, नमस्ते या जो भी कहा उसने, ग्रीटिंग किया मिस मैकेंजी को। यहाँ पे ये लिखा गया है, बट मिस मैकेंजी डिडंट आंसर। लेकिन मिस मैकेंजी ने, जब उसने दोबारा भी कहा, ग्रीटिंग किया मिस मैकेंजी को मिल्कमैन ने, बट मिस मैकेंजी डिडंट आंसर, लेकिन उसको मिस मैकेंजी की तरफ से
कोई रिप्लाई नहीं मिला, यानी कि मिस मैकेंजी ने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। शी हैड गॉन अवे टू द माउंटेन, वो मिस मैकेंजी जो थी वो जा चुकी थी। कहाँ? उन पहाड़ों पर। किस पहाड़ पर? Where the blue gentian and the purple columbine grew. वो उस पहाड़ पर जा चुकी थी, उस पर्वत पर जा चुकी थी, या उस पहाड़ी पर जा चुकी थी जहां ब्लू जेंशियन और पर्पल कोलम्बाइन उगते थे। यानी कि वो 12,000 फीट से जो ऊंचा पहाड़ जिसकी बात हमने कहानी में पूर्व में पढ़ी थी, उस पहाड़ पे वो जा चुकी थी। ऐसा लिखते हुए ऑथर ने अपनी बात को समाप्त किया है। इस कहानी का एंड ऐसे किया है, यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो महिला मिस मैकेंजी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी इच्छा थी ना वहां जाने की, तो उसका राइटर का मीनिंग ये है कि मिस मैकेंजी को फूलों से बहुत प्यार था, लगाव था, इस नेचर से बहुत लगाव था, और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो उस माउंटेन पे जाए जहां पहुंचना असंभव था उसके लिए। तो लेखक ने कहा है कि मिस मैकेंजी ने इसलिए आंसर नहीं दिया क्योंकि वो जा चुकी थी, उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। वो वहां जा चुकी थी जहां पे वो पर्वत था और जिसमें ब्लू जेंशियन और पर्पल कोलम्बाइन नाम के फूल, पुष्प उगा करते थे। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। तो इसके साथ ही ये जो स्टोरी है द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, इसका पार्ट 2 जो है ओवर हो गया है। तो ये कहानी 2 पार्ट्स में हमने लिखी है, बड़ी डिटेल्ड में बताई है। कोशिश की आपके लिए मैक्सिमम कि आप समझ पाए बहुत ध्यान से, आराम से, इजी लैंग्वेज में। खासकर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, या जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है पर वो अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो ये कहानी को एग्जैक्टली कोशिश की है कि मैक्सिमम नियरेस्ट मीनिंग में हम आपको हिंदी में समझा सकें। बाकी अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो पार्ट 2 आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 1 आपके पास ऑलरेडी पहले भेजा जा चुका है। इसी आपको YouTube की जो चैनल है इस पे ही मिल जाएगा, पार्ट 1 भी आपको अवेलेबल है। तो आप इन दोनों कहानियों, दोनों पार्ट्स को ध्यान से सुन लीजिए, 2 बार 3 बार सुन लीजिए, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी यहाँ पे समझाई गई है। तो ये आपको बहुत मदद करेगी। एंड थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पार्ट 2 ओवर होता है। इसी प्रकार की आप जो अनदर चैप्टर्स हैं, अनदर पॉइंट्स हैं, वो भी आप क्लास टीचर पे अवेलेबल हो रहे हैं या हुए हैं। आप वहां से भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।